मूवी की शुरुआत में तानिया नाम की लड़की को देखते हैं जो डांस कर रही थी और वहाँ एक आतंकवादी समूह को देखते हैं जिसका लीडर है कादर खान और उसे मारने के लिए रॉ के एजेंट्स वहाँ पर आते हैं। वहाँ एक आदमी कादर से कहता है कि कंसाइनमेंट रेडी हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि रॉ का एजेंट वहाँ पर पहुंच जाता है। शास्त्री जो रॉ का हेड है वो अपने एजेंट को उसे मारने का ऑर्डर देता है और वो एजेंट कादर खान को गोली मार देता है। तभी उस एजेंट का भी सिग्नल कट जाता है और हम देखते हैं कि उस एजेंट को भी कोई आकर मार देता है और यहाँ से इस मूवी की शुरुआत होती है। अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो मेट्रो स्टेशन में सैंडविच खा रही थी और उसके पास एक बैग भी था। वो अपना सैंडविच वहाँ पर बैठे एक भिखारी को दे देती है और उसे कहती है मेरे बैग का ध्यान रखने के लिए और उसे बैग देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उस मेट्रो स्टेशन में एक धमाका होता है। अगले सीन में हम इजराइल शहर में एक रॉ एजेंट को देखते हैं जिससे पता चलता है कि कादर खान जिंदा है और वो तुरंत शास्त्री सर को फोन करके बताता है। शास्त्री पीएम के ऑफिस पहुंचता है और वहां कादर खान अपना एक लाइव वीडियो बनाता है और उसमें कहता है कि मैं एक शैतान हूं और मुझे मार पाना आप लोगों की बस की बात नहीं है। पीएम शास्त्री से कहते हैं कि कादर तो मर चुका है, फिर ये जिंदा कैसे हुआ और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। शास्त्री कुलदीप को फोन करके कहते हैं अपने पूरे एजेंट को अलर्ट मैसेज भेज दो और हेडक्वार्टर आकर रिपोर्ट करने के लिए। आखिर में शास्त्री कुलदीप से जय के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। अगले दिन हम देखते हैं जय को जो एक रॉ एजेंट है और वो भी एक मिशन में था। जय अपने साथी कमल से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। कमल कहता है मैं पोर्ट के अंदर हूँ। जय कहता है कि हथियार वहां पर पहुंचा दिए गए हैं और मुझे उसका विजुअल्स चाहिए। कमल कहता है कि मेरा टारगेट पहुंच चुका है। क्रिमिनल सभी लोगों को नीचे बैठने के लिए कह रहे थे। तभी जय उनमें से एक को नीचे गिरा देता है और वहां से भागता है। इधर कमल एक हथियार उठाकर जय को देता है और जय सभी को गोली मारने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ का बॉस अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए जय दौड़ता है। आखिर में जय उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी में गोली मारता है जिसके कारण उस क्रिमिनल की गाड़ी पलट जाती है। जय उसे पकड़ लेता है और उसे अपने भाई सुभाष के बारे में पूछता है कि वो कैसे मरा, मगर वो कुछ बता ही नहीं रहा था जिस वजह से जय उसे गोली मार देता है। जय वही सेम क्वेश्चन उस लड़की से भी पूछता है मगर वो लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और मुझे फेक पासपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था और मैंने ये सब पैसों के लिए किया और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर जय उस लड़की को छोड़ देता है और उसके बॉडी में एक जीपीएस ट्रैकर लगा देता है। इसके बाद जय अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके पिता रो रहे थे क्योंकि उसका बड़ा बेटा सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पिता कहते हैं सुभाष काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए श्रीलंका गया था मगर उसके बाद वो लौटा ही नहीं। वो फिर रोने लगते हैं। इसके बाद जब जय अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खा रहा था वहाँ एक अंकल जय से पूछते हैं कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और ये भी कहते हैं कि सुभाष भी काम के सिलसिले में बाहर गया था मगर अब उसकी यादें ही इन दोनों का सहारा है और वो जय से कहता है कि तुम भी अपना ट्रांसफर इसी शहर में करवा लो। दरअसल उनके परिवार वालों को नहीं पता कि सुभाष रॉ के लिए काम करता था और जय भी रॉ के लिए काम करता है। तभी जय को शास्त्री का फोन आता है और उसे वापस काम पर आने के लिए कहता है। उसकी बात उसके पिता सुन लेते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। अगले सीन में जय और कमल दोनों रॉ ऑफिस पहुंचते हैं। उसे उसके भाई सुभाष की फाइल उसे देता है। जय पूरी फाइल पढ़ने लगता है और थोड़ा उदास भी हो जाता है। तभी वहाँ शास्त्री आते हैं और उसे कादर खान के बारे में बताते हैं जो पूरे देश के लिए एक वायरस से कम नहीं है और वो पूरे शहर में गन वेपन्स की स्मगलिंग करता है। शास्त्री कहते हैं कि सुभाष को उसे मारने के लिए भेजा गया था और उसे मार भी दिया गया मगर वो अभी भी जिंदा है और उसके गायब होने के बाद ही उसके अकाउंट में बिटकॉइन से पैसा ट्रांसफर हुआ था। जय एडी से पूछता है कि उस दिन बॉर्डर में कुछ एक्टिविटी हुई थी। एडी बताता है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर में एक ट्रक वहां से गुजरा था जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल थे। जय पूरा प्लान समझ जाता है और कहता है कि कादर हमारे देश में न्यूक्लियर अटैक करने वाला है और जितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है उतनी बार ट्रक में रेडियो एक्टिव मटेरियल ले जाया गया था और अगर वो नेपाल जाते हैं तो वो कादर खान को पकड़ सकते हैं। शास्त्री उन्हें नेपाल जाने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि पूरे देश की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। दोनों नेपाल पहुंच जाते हैं और वहां जब दोनों एक टैक्सी में बैठते हैं रेडियो में गाना चल रहा था जिसे सुनकर हम 5 साल पहले के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां जय और कमल दोनों एक बार में बियर पी रहे थे और दोनों की नौकरी रॉ में ही होती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम ऐश्वर्या था। उसे एक लड़का छेड़ने लगता है और उसे बचाने के लिए जय वहां पर आता है। ऐश्वर्या जय से कहती है कि इस शहर में मैं नई आई हूँ और एक हॉस्टल में मैं यहाँ रह रही हूँ। जय उसे कहता है कि आज के बाद
से आपको कोई तंग नहीं करेगा। और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन ऐश्वर्या जय से कह देती है कि मैं अपना हॉस्टल खाली कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और फिर ऐश्वर्या जय के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन जय ऐश्वर्या के लिए बिरयानी लेकर आता है और वो देखता है कि ऐश्वर्या जेकब नाम के लड़के को गोली मार देती है जो कि एक टेररिस्ट था। जय ये सब देखकर चौंक जाता है। ऐश्वर्या तब यहाँ बताती है कि मेरा असली नाम वैष्णवी है और मैं NIA के लिए काम करती हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे जेकब का पता चला। वैष्णवी ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है कि तुम रॉ के लिए काम करते हो और किसी भी लड़की से इतना जल्दी प्यार नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट डे में देखते हैं कि जय और कमल दोनों नेपाल पहुंच गए हैं और वहां जय को एक पैकेट मिलता है। जय वो पैकेट खोलता है, उसमें एक पेन ड्राइव होता है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज थे। वो सभी फोटोज जय एडी को भेज देता है और कहता है कि इसकी लोकेशन और इन्फॉर्मेशन मुझे कहने के लिए। एडी कहता है कि इन फोटो में जितने भी लोग हैं सभी कादर के आदमी हैं और ये सभी काठमांडू में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं और लोकेशन है नया बाजार। अगले दिन जय और कमल नया बाजार पहुंचते हैं। जय और कमल अलग हो जाते हैं उन सभी ड्रग माफिया को ढूंढने के लिए और उनमें से एक जय को मिल भी जाता है। और जैसे वो स्मगलर जय को बंदूक दिखाता है, जय उसकी बंदूक छीन लेता है और उसे मार डालता है। तभी वहां पर माफिया के और लोग पहुंच जाते हैं और जय के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। जय वहां से भागता है और एक रॉड से टकराकर गिर जाता है। तभी वहां उसे बचाने के लिए वैष्णवी आती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है और दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। कमल वहां एक गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और उसमें दोनों बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रात में जय कमल से कहता है कि वैष्णवी यहाँ पर क्या कर रही है, उसे यहाँ पर किसने भेजा। कमल कहते हैं कि शास्त्री सर ने उसे यहाँ भेजा है। जय कहता है कि मैं शास्त्री सर से बात करूंगा कि वैष्णवी की जगह किसी और को भेजने के लिए, क्योंकि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। जय जब शास्त्री को फोन करता है तो शास्त्री कहते हैं कि ये एक ऑर्डर है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा। इधर वैष्णवी जय से कहती है कि उस दिन जो हुआ वो एक मिशन था और ये भी एक मिशन है और मैं अपना काम कर रही थी। जय कहता है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था, लेकिन कृपया करके इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। अगले दिन तीनों बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। कमाल कहता है कि 15 मिनट में बॉर्डर बंद होने वाला है और शायद वो ट्रक यहाँ से गुजरने वाला है। तभी वहाँ पर एक ट्रक उनके सामने से गुजरती है। जय उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है पर वो ट्रक बिना रुके वहाँ से चला जाता है। जय उस ट्रक का पीछा करने लगता है। इधर हम एडी को देखते हैं जो शास्त्री से कहता है कि टी ब्रांच से सीसीटीवी कैमरे में 10 मिनट का फुटेज लूप में चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं सरस्वती को। वो भी एक रॉ एजेंट है और वो मसूद नाम के स्मगलर को ढूंढने के लिए आती है। वो मसूद को पकड़ने के लिए दौड़ती है और आखिर में उसे पकड़ लेती है। सरस्वती उसे पूछती है कि बिटकॉइन किसे ट्रांसफर किया गया था। मसूद बताता है कि एक ब्लू हुडी पहनने वाला एक आदमी एयरपोर्ट से निकल चुका है, उसे ही बिटकॉइन देने का ऑर्डर आया था। तो वहीं हम एयरपोर्ट में देखते हैं ब्लू हुडी पहने हुए एक लड़का एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। इधर हम शास्त्री और एडी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आते हैं जहाँ बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी और वो दोनों एक फाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं। शास्त्री एडी से कहते हैं कि तुम जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो। तो वहीं जय उस ट्रक तक पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। सरस्वती उस ब्लू हुडी वाले लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है पर वो लड़का प्लेन में बैठकर वहां से चला जाता है। जय उस ट्रक को खोल देता है पर उस ट्रक के अंदर तो कुछ था ही नहीं। इधर शास्त्री को एक फाइल मिलती है और वो उस फाइल को देखकर कहता है कि इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट इज मिसिंग। जय शास्त्री से कहता है कि वो ट्रक खाली है। शास्त्री कहते हैं कि मुझे मालूम था और वो सभी से कहता है कि बेस में वापस चले आने के लिए। इसके बाद हम कादिर खान को देखते हैं जो एक आदमी से कहता है कि इंडियन एजेंट हमारे खाली ट्रक के पीछे पड़े थे और वो फाइल भी 2 दिनों में हमारे पास पहुंच जाएगी। इसके बाद शास्त्री से मिलने के लिए जय और कमाल उनके ऑफिस पहुंचते हैं जहां शास्त्री उन दोनों से कहते हैं कि हमारे भी भगवान थे जिन्हें हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं और यहाँ 1942 से लेकर 1947 तक की फाइल मिसिंग है। सुभाष चंद्र बोस किस तरह मरे थे उनके बारे में वो सभी बातें कर रहे थे, लेकिन कमाल पूछता है कि कादिर खान सुभाष चंद्र की फाइल लेकर क्या करेगा। शास्त्री बताते हैं कि 2019 में इन फाइल्स को डीक्लासिफाइड किया गया था और पब्लिक को इसे एक्सेस करने का परमिशन नहीं था और इन फाइल्स में से एक की फाइल मिसिंग है और उस फाइल में क्या है ये हमें भी नहीं पता और उस फाइल से कादिर क्या करने वाला है ये हमें पता लगाना है। तभी वहाँ सरस्वती आती है और कहती है कि हमें पता लग गया है कि वो ब्लू हुडी वाला लड़का जॉर्डन गया है। ये सुनकर शास्त्री जय से कहता है कि तुम्हें जॉर्डन जाना होगा वो मिसिंग फाइल ढूंढने के लिए और कादिर को मार डालने के लिए। जॉर्डन पहुंचते ही वो सभी अकरम नाम के आदमी के पास जाते हैं उनसे हथियार खरीदने के लिए। सरस्वती कमल को उसका हथियार दिखाती है किस बंदूक से वो कादिर को गोली मारेगा। तभी वहां पर अकरम आकर कहता है कि यहाँ इस शहर में हमें कादिर खान का पता चल चुका है और वो सभी उसे मारने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन सभी लोग अपने पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इधर जय भी बंदूक लेकर अपना निशाना लगाने की कोशिश करता है। यहाँ कादिर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से
गुजर रहा था। अकरम अपने कैमरे में देखता है कि तानिया वहाँ पर आई हुई है। तानिया वही लड़की है जिसे हम मूवी की शुरुआत में कादिर के साथ देखे थे। जय वैष्णवी से तानिया का पीछा करने के लिए कहता है। इधर अकरम अपने एक आदमी से कादिर के गाड़ी के सामने जाने के लिए कहता है। वो आदमी जैसे ही उसके गाड़ी के सामने जाता है, कादिर अपनी गाड़ी को रोक लेता है और गाड़ी से उसका बॉडीगार्ड नीचे आता है। इधर वैष्णवी तानिया को पकड़ लेती है। जय उससे अपने भाई के बारे में पूछने लगता है। तानिया बताती है कि मुझे कादिर ने कहा था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वो मुझे इंडिया का पास दे देंगे, मगर उसने मेरी मदद नहीं की और उसी से मैं अब बच के भाग रही हूँ। वो ये भी कहती है कि सुभाष कादिर को मारने के लिए गया था और सुभाष के साथ जो आदमी था उसी ने सुभाष को मार दिया। तब हम देखते हैं कि गाड़ी के बाहर से कादिर और वो ब्लू हुडी वाला आदमी निकलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ब्लू हुडी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कुलदीप है, जो कि रॉ एजेंट है। और उसे देखते ही जय कुलदीप के कंधे में गोली मार देता है, जिसके बाद कादिर वहां से भाग जाता है। जय कुलदीप को पकड़ के अपने अड्डे में ले आता है और उसे पूछता है कि सुभाष को उसने क्यों मारा और नेताजी की फाइल कहाँ पर है। पर कुलदीप कुछ नहीं कहता। उसे देखकर जय को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे गोली मारने ही वाला था। तभी बाकी लोग जय को संभाल लेते हैं और कुलदीप को उसी कमरे में बंद कर देते हैं। सरस्वती शास्त्री को फोन करके बताती है कि जय बेकाबू हो गया है। ये सुनकर शास्त्री कहते हैं कि मैं वहां पर आ रहा हूँ। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं कि कुलदीप के कमरे के बाहर कोई आदमी आकर एक बंदूक रख देता है। कुलदीप उस बंदूक को लेकर अपने आप को छुड़ा लेता है और वहां से भागता है और उसे पकड़ने के लिए जय भी उसके पीछे जाता है। तभी जय कुलदीप के सामने बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। शास्त्री सर भी वहां पहुंच जाते हैं। अचानक जय कुलदीप के ऊपर गोली मार देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर शास्त्री जय से कहते हैं कि तुमने अपने पर्सनल दुश्मनी के चलते कुलदीप को मार डाला और ये एक आखिरी सुराग था जिससे कि हम कादिर खान तक पहुंच सकते थे। शास्त्री जय को रॉ से डिसमिस कर देते हैं। इसके बाद वैष्णवी और कमल जय से पूछते हैं कि तुमने कुलदीप को क्यों मारा। जय कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने हासिल कर लिया है और वो कहता है कि लास्ट लोकेशन जहां कुलदीप जाने वाला था मैंने उसके फोन पर पता लगा लिया था और मुझे भी वहीं जाना चाहिए। मगर वैष्णवी और कमल कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि शास्त्री को सेक्रेटरी का फोन आता है और वो कहता है कि कादिर हमारे शहर में है। शास्त्री तुरंत एडी से कहता है कि हमारे शहर में जितने भी एजेंट्स हैं उन सभी को खबर कर दो कि कादिर को अरेस्ट करके लाना है और नेताजी की फाइल भी हमें ढूंढनी होगी। इसके बाद जय, वैष्णवी और कमल तीनों सी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां कुलदीप जाने वाला था। वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि जिसे वो मारने के लिए आए थे वो तो कादिर खान का बॉडी डबल है, मतलब कि वो एक एक्टर है जो कि हूबहू कादिर खान की तरह दिखता है और उसे शबीर नाम के एक आदमी ने कहा था वीडियो बनाने के लिए ताकि लोगों को लगे कि कादिर खान जिंदा है। वो ये भी बताता है कि वो एक एक्टर है और मुझे जैसे करने के लिए कहा गया था मैंने वैसा ही किया। तभी वो वहां पर एक अलार्म बजा देता है जिसके चलते वहां पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जय उस हमशक्ल को लेकर वहां से बाहर निकलता है लेकिन वहां शब्बीर अपने आदमियों को लेकर पहुंच जाता है। तभी जय और कमल को बचाने के लिए वैष्णवी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती है और सभी को गाड़ी से कुचल देती है और वो सभी उस हमशक्ल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जय को वहां एक फोटोग्राफ मिला था और उस फोटो में कादिर खान के साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। जय कहता है कि एज प्रोग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज करके ये बच्ची अगर 25 साल की हो जाए तो वो कैसे दिखेगी पता लगाने के लिए कमल उस बच्ची के फोटो को 25 साल बड़ा करके देखता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका में जब जय और कमाल उस मिशन में थे वहाँ वो लड़की जो स्टूडेंट थी और पासपोर्ट का काम करती थी ये वही बच्ची है जो बड़ी हो चुकी है। कमल ने उस समय उस लड़की के बॉडी में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था और अब उस लड़की का लोकेशन उन्हें मिल जाता है और तीनों उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। जय लड़की से कहता है कि तुम्हारा कादिर खान से क्या रिश्ता है, मगर वो कहती है कि इस फोटो में जो दूसरा इंसान बैठा है वो मेरे पिता हैं। इसका नाम अब्दुल रहमान है जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, लेकिन उनके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कोई भी फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब अब्दुल अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को डार्क वेब में भेज देता है जिसकी खबर पाकिस्तान गवर्नमेंट को हो जाती है, मगर इंडिया रॉ ने उस रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के सामने लेकर आ गया जिसके चलते अब्दुल रहमान को जेल हो गई थी। मगर एक आदमी अब्दुल रहमान को छुड़ा लेता है और अपने साथ अपने घर लेकर रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि कादिर खान ही था और वो कहता है कि मैं तुम्हारे रिसर्च प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा। और धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि अब्दुल रहमान के बनाए हुए डिजाइन्स के वजह से कादिर खान का बिजनेस और फैलता गया, मगर अब्दुल रहमान को कोई इज्जत नहीं मिल रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था।
अब्दुल रहमान कहता है कि मुझे कादिर खान की पोजीशन चाहिए। तभी उसकी मुलाकात कुलदीप से होती है। कुलदीप कहता है कि मैं जैसा कहूंगा वैसे ही आपको करना है। इसके बाद अब्दुल इंडिया के लिए काम करने लगा और सारी इन्फॉर्मेशन कुलदीप को वो देता था। फिर एक दिन खबर आई कि कादिर खान मारा जा चुका है। ये खबर सुनकर वैष्णवी कहती है कि अगर अब्दुल रहमान ने कादिर को मारा तो अभी जो कादिर है वो कौन है। वो लड़की कहती है कि कादिर खान के जैसे 7 और बॉडी डबल हैं जिसके नाम भी कादिर हैं और वो कादिर का नाम यूज करके अब्दुल रहमान ये सारा काम कर रहा है। जय पूछता है कि अब्दुल रहमान अभी कहाँ पर है और उसके पास तो नेताजी की फाइल भी है। वो लड़की ये भी कहती है कि आप अब्दुल रहमान को ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि वो एक मास्टरमाइंड है। ये सुनकर कमाल उस लड़की को बांध देता है और कहता है कि जब तक तुम्हारे पिताजी को हम ढूंढ नहीं लेते तुम ऐसे ही रहोगी। इधर शास्त्री अपनी टीम से पूछते हैं कि कादिर और नेताजी की फाइल के बारे में कुछ पता चला, मगर किसी के पास कोई आंसर नहीं था। तभी सरस्वती के मोबाइल में एक वीडियो आता है जहां हम देखते हैं कि जय कादिर खान के साथ मिला हुआ है। ये देखकर शास्त्री तुरंत जय को एक देशद्रोही करार देता है और जय किसी को भी कहीं भी मिले ऑन द स्पॉट उसे मारने का ऑर्डर देता है। तभी एडी जय को फोन करता है और कहता है कि शास्त्री ने ऑर्डर दिया है कि तुम जहां भी दिखो तुम्हें वहीं गोली मार देने के लिए। मगर जय कहता है कि ये वीडियो मैंने जानबूझकर लीक करवाया और मुझे लगता है कि अब्दुल रहमान ये वीडियो जरूर देख रहा होगा और वो शबीर को मैसेज करेगा और मैंने शबीर के मोबाइल पे एक ट्रैकर लगा दिया है जिसकी मदद से तुम अब्दुल रहमान का लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। इधर अब्दुल रहमान शबीर को मैसेज करता है। तभी एडी को पता चलता है कि अब्दुल रहमान इम्फाल में है। जय शास्त्री से फोन पर बात करता है और वो कहता है कि ये आदमी कादिर खान नहीं बल्कि अब्दुल रहमान है और इसके बाद वो तीनों इम्फाल के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ उन्हें लेने के लिए एक पायलट जिसका नाम अर्जुन है वो हेलीकॉप्टर लेकर आता है और वो कहता है कि आप लोगों को इम्फाल नहीं बल्कि कोहिमा जाना है क्योंकि वहीं पर नेताजी के एम्यूनिशन कैंप हैं और वही कैंप अब्दुल रहमान को मिल चुका है। और इसके बाद अर्जुन नेताजी के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उन लोगों को बताने लगता है और ये भी कहता है कि किस तरह कोहिमा में वो मारे गए थे और उसके बाद पूरे देश में क्या क्या हुआ ये भी अर्जुन उन सभी को बताने लगता है। इसके बाद वो सभी कोहिमा एम्यूनिशन कैंप पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों पर हमला होने लगता है। पर जैसे तैसे वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और वहां उन लोगों की मुलाकात अब्दुल रहमान से होती है। अब्दुल रहमान कहता है कि एक नया लॉन्च स्टेशन बनाने के लिए हजारों लोगों की जरूरत और पैसे लगते हैं, मगर इस एम्यूनिशन कैंप की वजह से मैं अपना काम कर सकता हूँ। जय पूछता है कि टीम इंडिया के ऊपर तुम हमला करना चाहते हो। अब्दुल रहमान अपने कंप्यूटर में दिखाता है कि वो इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में हमला करने वाला है। वो एक मिसाइल को रेडी करता है और उसका सिग्नल चाइना की एजेंसी को लग जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि इंडिया उनके ऊपर एक मिसाइल से हमला करने वाला है और वो लोग भी काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। इधर इंडिया में सभी को पता चल जाता है कि चाइना उन पर हमला करने वाले हैं क्योंकि हमारे यहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च करने वाला है, मगर वो कौन है ये उन्हें नहीं पता। इधर अब्दुल रहमान कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कभी नहीं जीत पाएगा, लेकिन अगर चाइना और इंडिया के बीच जंग हो जाती है तो शायद इंडिया हार जाए और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया रॉ की वजह से मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान पूरी दुनिया से गायब हो चुकी है और मैं अपनी पहचान वापस लेना चाहता हूँ। इसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो सभी से कहते हैं कि हमें ये जंग हर हाल में रोकनी होगी और वो जहाँ से मिसाइल लॉन्च होने वाला है उस एरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का ऑर्डर देता है। मगर शास्त्री को जय और उसकी टीम का लोकेशन पता चल जाता है और वो कहते हैं कि मेरी टीम उसी लोकेशन में है जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च होगा। शास्त्री कहते हैं कि मैंने जय को डिसमिस कर दिया था, मगर जय इज द बेस्ट और वो सही कर रहा है और वो इंडिया को जरूर बचाएगा। शास्त्री 5 मिनट मांगते हैं ताकि उसकी टीम उस मिसाइल को लॉन्च होने से रोक सके। इसके बाद हम अब्दुल रहमान को देखते हैं जिसके सामने एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगी हुई थी। इसके ऊपर जय और उसके साथी गोली मार रहे थे। अब्दुल रहमान कहता है कि तुम्हारे भाई को मैं नहीं मारा था और मुझे बहुत मजा आया तुम्हारे भाई को मारने में। तब हमें दिखाया जाता है कि सुभाष ने कादर खान को मारा था। तभी वहाँ पर अब्दुल रहमान भी आता है और वो सुभाष को गोली मार देता है। ये जानकर जय को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक कुल्हाड़ी लेकर कांच को तोड़कर अंदर चलाता है। इधर हम इंडियन आर्मी को देखते हैं जो एक जेट फाइटर से इस मिसाइल को नष्ट करने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं जय अब्दुल रहमान से लड़ रहा था, मगर अब्दुल रहमान जय को घायल कर देता है। जय अपने कुल्हाड़ी से पलटवार करता है और अब्दुल रहमान को मार डालता है। इसके बाद वो सभी उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जय कहता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और यहाँ कहीं जरूर एक लीवर होगा। तभी उन्हें वहाँ पर एक लीवर नजर आता है। जय वैष्णवी और कमल से कहता है कि तुम दोनों बाहर जाकर सिग्नल भेजो। इसके बाद जय उस लीवर को दबाता है जिसके कारण मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता और तीनों बाहर सिग्नल भेजते हैं और उन तीनों को देखते ही जेट फाइटर का पायलट कहता है कि हमारा कोई इंडियन फ्लैग से सिग्नल भेज रहा है और तभी उन जेट फाइटर को वापस बुला लिया जाता है जिस कारण सभी लोग बच जाते हैं। जय कहता है कि
यहाँ आते समय मैंने एक सीक्रेट एग्जिट देख लिया था, वहीं से मैं वापस आया। इसके बाद सभी वापस चले जाते हैं। वापस आने के बाद प्राइम मिनिस्टर उन सभी को मेडल देकर सम्मानित करते हैं, मगर वहाँ जय नहीं था। फिर एक दिन कमल और वैष्णवी जय से मिलते हैं। जय कहता है कि इंडिया पर होने वाले अटैक को हमने रोका है, इससे बड़ा सम्मान मुझे और नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर देखते हैं कि जय के पास एक फाइल थी जो नेताजी की फाइल थी। कमल पूछता है कि इस फाइल में क्या है। जय कहता है कि कुछ बातें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। फिर जय उन दोनों को अपने साथ एक नई मिशन के लिए कजाकिस्तान लेकर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।